नमस्कार दोस्तों, आइज ऑन मैगजीन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 2 मतलब प्रैक्टिस सेट 2 को कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 के 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो देखते हैं आज सबसे पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। मंत्रालय का नाम पूछ रहा है और कार्यक्रम पूछ रहा है नक्शा कार्यक्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब देख लेते हैं कि ये नक्शा कार्यक्रम ये क्या है। नक्शा कार्यक्रम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है कि नक्शा का फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखना है नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। मतलब होता है कि एक भारत सरकार का एक रिकॉर्ड को मेंटेन करने का, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने का एक पहल है। इसमें शहरी इलाकों के जमीन के पुराने और असंगठित रिकॉर्ड को डिजिटल और सटीक नक्शों में बदलने का काम करना है। ये अभी पूरे भारत देश के 152 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। कितने शहरों में? 152 शहरों में। ये याद कर लीजिएगा, 152 शहरों में। और इसका मोटिव क्या है कि शहरी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना। ठीक है, मंत्रालय नाम याद रखना है ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। ये यहां पे दिया गया है कि भारत सरकार ने किस अभियान के तहत, अभियान का आपको नाम बताना है। इस अभियान का नाम याद रखना है, अभियान का नाम हो जाएगा सेवा से सीखें। अब बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसका याद रखना है, इसका डेट हो जाएगा 1 जून 2025। स्टार्टिंग डेट कब होगा? 1 जून 2025। सेवा से सीखें अभियान की शुरुआत 1 जून 2025। इस अभियान के तहत किसी भी युवा को जन औषधि में काम करने के लिए 15 दिन या फिर कहीं कहीं पे 120 घंटे रहना होगा। इससे संबंधित मंत्रालय का अगर बात कर लें तो मंत्रालय हो जाएगा आपका युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। यह हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम के काबी एंगलोंग में। यहां पे ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था, तो प्रोजेक्ट के विरोध में वहां के कुछ आदिवासी लोग खड़े हुए। इस बढ़ते विरोध को देख करके भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक से रिक्वेस्ट किया और उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का जो ऋण था उसको वापस ले लिया। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन, कौन सा टाउन? इको टाउन विकसित करने की घोषणा की। तो ये जापान का वो शहर हो जाएगा किताकियोसु। याद रखना है कि भारत का एक शहर तेलंगाना और जापान का एक शहर किताकियोसु, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत हैदराबाद में 80 एकड़ में एक इको टाउन डेवलप करना है। अब बात कर लेते हैं कि ये इको टाउन क्या होता है। तो इको टाउन का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो पर्यावरण हितैषी मानकों के अनुरूप हो। कोई भी डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे तभी जाना जाएगा जब वो इको टाउन के जैसा हो, मतलब पर्यावरण हितैषी मानकों के अनुरूप होगा। तो ये दोनों शहर का नाम याद रखना है। भारत सरकार की तरफ से शहर हो जाएगा तेलंगाना भारत का, और जापान का वो शहर हो जाएगा किताकियोसु। ये दोनों ने मिलकर समझौता किया था। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है। इस नीति का नाम हो जाएगा ध्रुवा नीति। अब देख लीजिए ध्रुवा नीति क्या होता है। नीति का नाम हो जाएगा ध्रुवा नीति। ध्रुवा नीति, इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो ये हो जाएगा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। याद रखना है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ये हो जाएगा
ध्रुवा। तो फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा, विभाग का नाम याद रखना है, कौन सा विभाग है, डाक विभाग द्वारा, और क्या शुरू किया गया है, तो यह है जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति, तो नीति का नाम हो गया ध्रुवा नीति। शुरू किसने किया, डाक विभाग ने, और ये जियो कोडेड। अब देखेंगे छठा प्रश्न। किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने, राज्य का नाम पूछ रहा है कि होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क, ई कचरा इको पार्क याद रखना है, सबसे पहला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पे पहला है ई कचरा इको पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। हालांकि यह स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली वो पहला जगह है भारत का जहां पे ई कचरा इको पार्क स्थापित किया जाएगा, याद रख लेना है। अब देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोंगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो ये मान्यता नहीं मिली है किसको, इसका आंसर हो जाएगा डोंगरी को। आंसर क्या हो जाएगा, डोंगरी। मतलब ये हुआ कि इसमें से अंग्रेजी को मान्यता मिल गई है, हिंदी को मिली है, उर्दू को मिली है, भोटी और पुर्गी को, मतलब 5 भाषाओं को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के तौर पे मान्यता दिया गया है। उसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, भोटी और पुर्गी है, ये डोंगरी नहीं होगा। अब बात करते हैं 8वें नंबर प्रश्न की। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? अभी हाल ही में ये अभी बहुत नज़दीक है बिहार विधानसभा चुनाव, इसमें भारत चुनाव आयोग उस ऐप का इस्तेमाल करेगा और उस ऐप का नाम हो जाएगा इसीनेट। उस ऐप का क्या नाम होगा, इसीनेट। अब बात कर लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट का। तो सबसे पहला फैक्ट हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग। तो भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना दिवस याद कर लेना है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। ये भारतीय चुनाव आयोग किस किस का इलेक्शन करवाता है? तो सबसे पहला लोकसभा का, किसका, लोकसभा का, फिर करवाता है राज्यसभा का, फिर प्रेसिडेंट का और फिर वाइस प्रेसिडेंट का। ये 4 का इलेक्शन करवाने का जिम्मा ये भारतीय चुनाव आयोग को है। और भारतीय चुनाव आयोग ये संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लिखित है, 324 में मेंशन है। अब बात कर लेते हैं इस ऐप के बारे में। ये इसीनेट ऐप क्या है? तो इस ऐप का मतलब सीधा ये जान लीजिएगा कि चुनावी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सारा सुविधा दे देगा। जितना चुनावी सेवाओं में जितना शर्त होगा वो सारे शर्तों को ये एक प्लेटफॉर्म पे सुलझाने का काम करेगा, याद रखना है। 9वां नंबर प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया? तो इस विनियमन का नाम हो जाएगा या अधिनियम का नाम हो जाएगा लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025। जारी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद हो जाएगा 240। अनुच्छेद 240 ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो उन केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित आरक्षण विनियमन पास कर सकता है जहां पे विधानसभा नहीं है। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव या पुदुचेरी से संबंधित आरक्षण विनियमन राष्ट्रपति के पास पास करने का पावर होता है और यह अनुच्छेद हो जाएगा 240। यह भी याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कोई भी विनियमन जो है ना वो संसद के अधिनियम के समान ही प्रभावी होता है। यह क्वेश्चन नंबर 9 था। अब देखते हैं 10 नंबर मतलब 10 नंबर क्वेश्चन। नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार कीजिए। एक बॉडी का जिक्र किया गया है यहाँ पे, नीति आयोग, और इसके बारे में 3 स्टेटमेंट एमएसएमई से रिलेटेड दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान जो है ना ये 30% से ज्यादा हो गया है। इस तरीके से यह स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। यह भी सही है। रिपोर्ट क्लस्टर में
मतलब रिपोर्ट क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है कि डिजिटल मार्केटिंग होनी चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। नहीं, 90% पूर्ति नहीं हो रही है और यहां पे आपको चुनना है सत्य कथन। तो इस तरीके से इसका आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2, याद रखना है 1 और 2। 11 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? कौन ऐसा राज्य है जो अपने मूल निवासियों को हथियार रखने की लाइसेंस दे दी है या लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। इसमें अब ये देख लेना है असम में कि सिर्फ उन्हीं जिलों में रहने वाले लोगों को ये मिलेगा जो बांग्लादेश से सटे होंगे। और दूसरा क्राइटेरिया होगा वैसे लोग जिनका उम्र 21 साल होगा या उससे ज़्यादा, 21 साल या उससे ज़्यादा। अब बात आता है कि किस अधिनियम के तहत यहाँ के लोगों को यह हथियार मिलेगा। तो ये अधिनियम का नाम याद रखना है भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत 2 तरीके से हथियार दिया जा सकता है। पहला जो हथियार दिया जाएगा वो होता है निषिद्ध अधिकार और दूसरा होता है गैर निषिद्ध अधिकार। तो निषिद्ध अधिकार में आम नागरिकों को हथियार दिया जाता है और गैर निषिद्ध अधिकार में ये आर्मी और पैरा जो मिलिट्री होती हैं उनको हथियार दिया जाता है, याद रखना है। अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न में ही इसका आंसर है विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना। ये विक्रम पटना का एक जगह है, विक्रम पटना का एक जगह है। यहां पे विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इसका डेट याद कर लीजिएगा, इसका डेट हो जाएगा 10 जून 2025 को शुरू किया गया। इसका क्षमता याद कर लेना है, इसका क्षमता हो जाएगा 2 मेगावाट। कितना हो जाएगा? 2 मेगावाट। तो क्वेश्चन था आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत, तो ये भी आपका एक फैक्ट हो जाएगा किस अभियान के तहत? तो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। और ये विक्रम ये कहां पे है? पटना में है। क्षमता कितना हो जाएगा इसका? 2 मेगावाट, 2 मेगावाट। और डेट याद कर लेना है 10 जून 2025। अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, वेव्स WAVES शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा शिखर सम्मेलन है? वेव्स शिखर सम्मेलन। यह पहला स्टेटमेंट है, यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। तीसरा स्टेटमेंट है, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। तो इसमें देखना है कि सत्य कथन कौन कौन सा है। तो सत्य कथन इसमें याद रख लीजिएगा, सबसे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि ये दिल्ली में नहीं, ये हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। और इसका डेट भी याद रख लेना है 1 से 4 मई को, 1 से 1 to 4 मई, 1 से 4 मई 2025 को। कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई में कहाँ हुआ था? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 2 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता करने वाला वो स्टेट है तेलंगाना। कौन सा स्टेट होगा? स्टेट हो जाएगा तेलंगाना। मतलब क्या? तेलंगाना ने सरकारी और गैर सरकारी दोनों को डेवलप करने के लिए, आपस में मिलाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ऐसा काम किया है, याद रखना है। अब देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में क्या है? किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? यह व्यक्ति का नाम बताना है और यह व्यक्ति बहुत खास व्यक्ति हैं जो भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। इनका नाम है अमिताभ कांत। क्या नाम होगा? अमिताभ कांत। इनसे संबंधित एक बुक याद कर लीजिएगा, उस बुक का नाम है ब्रांडिंग इंडिया, ब्रांडिंग इंडिया एन इनक्रेडिबल
स्टोरी। ये बुक अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है, ब्रांडिंग इंडिया एन इनक्रेडिबल स्टोरी। और ये भारत के G20 शेर्पा के पद पे कब से कब रहे थे, तो 8 जुलाई 2022 से लेकर के ये रहे थे 16 जून 2025 तक। 16 जून 2025 तक, मतलब 2022 से 2025 तक लगभग 3 साल तक रहे हैं। अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? तो ये हुआ था अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। इस विमान में बहुत सारे लोग, मतलब सारे के सारे लोग सिवाय एक के अलावा सारे लोग मारे जा चुके थे। सारे लोगों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में एक बहुत प्रमुख चेहरा विजय रूपानी जी का भी रहा था। अब देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां स्थापित किया है? किसने? गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है, सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है कहां पे? हैदराबाद में। कहां स्थापित किया है? हैदराबाद में। देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? सबसे पहली बार नॉर्थ ईस्ट का वो कौन सा आपका स्टेट होगा जो सबसे पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या आंसर होगा? मिजोरम। अब देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ऐप का ये नाम याद रखना है, प्लेटफॉर्म का ई नगर पालिका 2.0। पूछ रहा है कि सारे जगहों को, स्थानीय निकायों को जोड़ने का काम किया है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। अब देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पे है? 2 मैगजीन का नाम है यहाँ पे। सबसे पहला है डाउन टू अर्थ मैगजीन, दूसरा है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। इसके द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान कौन सा हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा आंसर? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखानों में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? बताइए, बिहार के सारण जिले में स्थित, सारण, एक तो आपका फैक्ट यहीं पे हो गया कि मढ़ौरा जो रेल इंजन जहां बनता है ये कौन से जिले में स्थित है? तो याद कर लेना है कहां पे? सारण में। इसका आंसर बताइए, आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गिनी गणराज्य। क्या होगा आंसर? गिनी गणराज्य। 22वां नंबर प्रश्न। किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? 10 साल का पीरियड है और 10 साल के पीरियड को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है। वो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट होगा? अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं 23वें नंबर प्रश्न की। सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? सबसे ज्यादा डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला, तो ये हो जाएगा आंसर आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा स्टेट होगा? उत्तर प्रदेश। बात कर लेते हैं इसका स्टार्टिंग डेट, तो याद रखना है इसका स्टार्टिंग डेट होगा 9 अगस्त 2016। 9 अगस्त 2016। मंत्रालय का अगर पूछे नाम तो मंत्रालय हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन सा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अब देखते हैं 24वां नंबर प्रश्न। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद, 2 स्टेट का नाम पहले याद कर लेना है, मिजोरम और फिर गोवा। इसके बाद में आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो तीसरा राज्य बना है त्रिपुरा। किस साक्षरता कार्यक्रम के तहत? तो याद रखना है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये भारत सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के तहत चलाया गया एक उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है 15 साल या उससे ऊपर के लड़कों के लिए। इससे संबंधित एक पोर्टल का नाम याद रख लेना है, उस पोर्टल का नाम हो जाएगा दीक्षा पोर्टल। कौन सा पोर्टल? दीक्षा पोर्टल। अब देखते हैं 25वां नंबर प्रश्न। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया?
उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। पुल की लंबाई कितनी है? 4.57 किलोमीटर। यह पुल कौन सी नदी पे बनाया गया? तो याद रखना है, गंगा नदी पे बनाया गया है। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को। सबसे पहली नदी है कोसी नदी। तो कोसी नदी को हम लोग सप्तकोसी नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सप्तकोसी नाम से। इसको बिहार की शोक नदी के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग बहुत बार परिवर्तित करते रहती है। ये नदी गंगा की सहायक नदी है, मतलब गंगा में ये आके मिल जाती है। किस जगह पे मिलती है? तो कुर्सेला एक जगह है, कुर्सेला में आकर के गंगा से मिल जाती है। अब जान लेते हैं दूसरी नदी है सोन नदी। सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और ये दक्षिण से ये गंगा में आके मिल जाती है। और कहां पे मिलती है? तो ये है पटना में। कहां आके मिल जाती है? पटना में। इस नदी के ऊपर दो इंपोर्टेंट बैरेज बना हुआ है। बैरेज का नाम याद रखना है, इंद्रपुरी बैरेज। क्या नाम है? इंद्रपुरी बैराज। और दूसरा याद रखना है बाणसागर। क्या याद रखना है? बाणसागर बैराज बनाया गया है। अब देख लें तीसरी नदी है बूढ़ी गंडक। तीसरी नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक, जिसको सिकरहना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी के तौर पे जाना जाता है? इसका दूसरा नाम है सिकरहना। सिकरहना। यह नदी निकलती है पश्चिमी चंपारण का एक जगह है रामनगर। कहां से? रामनगर से। यह नदी वहीं से निकलती है। और इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इस नदी की सहायक नदी हो जाएगी बागमती। कौन सी नदी? बागमती। दूसरी हो जाएगी मशान। तीसरी नदी हो जाएगी सिकटा, त्यूर, बालोर। ये सारी नदियां बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो यह है गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और यह खगड़िया में आकर के गंगा से मिल जाती है। यह रहा 25 क्वेश्चन का चारों फैक्ट से, चारों ऑप्शन का इंपोर्टेंट फैक्ट्स याद रख लीजिएगा। 2 मिनट 40 सेकेंड। 252। अब देखते हैं 26वां नंबर प्रश्न। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर रहा? तो सबसे निचला स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? मेघालय। कौन सा राज्य रहा था? मेघालय। अब बात कर लेते हैं इसमें सबसे ऊपर में कौन सा स्टेट रहा? तो वो रहा चंडीगढ़। कौन सा स्टेट रहा? याद कर लीजिएगा। सबसे पहला स्थान किसको मिला? चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ को। सबसे आखिरी कौन सा? मेघालय को। अब देखते हैं 27वां नंबर प्रश्न। ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन स्पाइडर वेव। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा ड्रोन हमला से। इसका संबंध किससे होगा? ड्रोन हमला से। अब इसका डेट जान लेते हैं। ये यूक्रेन के द्वारा 1 जून 2025 को, कब? 1 जून 2025 को किसके द्वारा? यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन के द्वारा रसिया के ऊपर। किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। रसिया के ऊपर ड्रोन हमला किया गया। अब देख लेते हैं 28वां नंबर प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यक्रम के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना? यह बताना है कि गैर अस्थायी सदस्य के रूप में किसको नहीं चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा अंगोला। मतलब अंगोला को नहीं चुना गया है गैर अस्थायी सदस्य के रूप में। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट्स हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट याद कर लेना है। यह स्थापित किया गया था 24 अक्टूबर 1948 को। कब? 24 अक्टूबर 1948 को। इसके बाद से जानना है यूएनएससी के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 27वां प्रश्न।
ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा ड्रोन हमला से। रशिया और यूक्रेन वॉर में रशिया ने सबसे पहले यूक्रेन के ऊपर वार किया और उसके जवाबी हमला में यूक्रेन के द्वारा रशिया के ऊपर एक ड्रोन हमला किया गया। उसी ऑपरेशन का नाम हो जाएगा ऑपरेशन स्पाइडर वेव। क्या नाम होगा? ऑपरेशन स्पाइडर वेव। अब बात करते हैं 28वें नंबर प्रश्न की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? इसका आंसर हो जाएगा अंगोला को। अंगोला को इसने नहीं चुना है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो याद कर लेना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का स्थापना का जो डेट हो जाएगा ये हो जाएगा 24 अक्टूबर 1948। 24 अक्टूबर 1948। इसका हेडक्वार्टर याद कर लेना है, हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहां हो जाएगा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? यह पड़ता है यूएसए में। कहां पड़ता है? यूएसए में। इसकी आधिकारिक भाषा की अगर बात की जाए तो आधिकारिक भाषा इसकी कौन कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, रूसी और अरबी। ये सारी भाषाएं उसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। अब दूसरा फैक्ट का बात कर लेते हैं यूएनएससी के बारे में। किसके बारे में? यूएनएससी के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 सदस्य जो है ना अस्थायी होते हैं। कितने सदस्य? 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। अस्थायी जिनका कार्यकाल 2 साल होता है और 5 सदस्य परमानेंट होते हैं। परमानेंट में कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। कौन कौन सा? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। याद रखना है। ये 5 जो सदस्य हैं ये परमानेंट इसके मेंबर हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये क्वेश्चन था अस्थायी सदस्य के रूप में किसको नहीं चुना गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंगोला। अब देखते हैं 29वां नंबर प्रश्न। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सैन फ्रांसिस्को को। किसको प्राप्त हुआ है? सैन फ्रांसिस्को को। अब देखते हैं 30वां नंबर प्रश्न। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा 12। कितने देश हैं? 12 देश हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, म्यांमार है, ईरान है, सूडान है और ऐसे टोटल 12 ऐसे देश हैं जिनके नागरिकों को अमेरिका में घुसने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो ये अमेरिका के 47वें नंबर प्रेसिडेंट होते हैं। कितने नंबर? 47वें नंबर के प्रेसिडेंट होते हैं। इनके पार्टी का नाम याद कर लेना है, रिपब्लिकन पार्टी है। कौन सी पार्टी है? रिपब्लिकन पार्टी है। और ये जो प्रभावी हुआ है ना, ये घुसने से प्रतिबंधित करने का जो समझौता हुआ है, ये प्रभावी हुआ है 9 जून 2025 से। कब से हुआ है? 9 जून 2025 से। याद रखना है। अब बात करते हैं 31वें नंबर प्रश्न की। किस देश में एचआईवी रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई? ये कहां किया गया है? तो ये किया गया फिलीपींस में। एचआईवी के रोगियों में 500% का वहां इजाफा हुआ, जिसके चलते वहां के देश में आपातकाल लगाना पड़ गया। अब बात करते हैं 32वें नंबर प्रश्न की। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? अभी हाल ही में भारत और मालदीव के रिलेशन खराब हो गए थे। इसको फिर से पटरी पे लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा मालदीव के वैश्विक पर्यटन के तौर पे कैटरीना कैफ को, किसको? कैटरीना कैफ को इसका राजदूत बनाया गया है। 33वां नंबर प्रश्न। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? ईरान के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन किसके अगेंस्ट में? इजराइल के अगेंस्ट में। तो इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा ऑपरेशन टू प्रॉमिस। अगर इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दें और ये पूछें कि इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर
किस ऑपरेशन के द्वारा ये हमला किया गया, तो उस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ऑपरेशन राइजिंग लाइन याद रखना है। और एक दिया ऑप्शन आपका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये चलाया गया था अमेरिका के द्वारा ईरान के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? ईरान के अगेंस्ट में। अब देखते हैं 34वां नंबर प्रश्न। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसुन पोया उत्सव मनाया जाता है? उत्सव का नाम क्या है? पोसुन पोया उत्सव। यह मनाया जाता है श्रीलंका में। कहां मनाया जाता है? श्रीलंका में। अब देख लेते हैं श्रीलंका में, तो ये पोषुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये इस दिन श्रीलंका में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया जाता है। और ये थर्ड सेंचुरी बीसीई में अशोक के पुत्र श्रीलंका में महेंद्र गए थे, उसी के उपलक्ष्य में, उसी को याद करने के उपलक्ष्य में वहां ये उत्सव मनाया जाता है। अब बात करते हैं 35वें नंबर प्रश्न की। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? कौन से क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में? तो ये हुआ है किसको? दिल्ली को, आईआईटी दिल्ली को। और वर्ल्ड लेवल पे इसकी रैंकिंग कितनी है? तो वर्ल्ड लेवल पे इसकी रैंकिंग है 123। कितनी रैंकिंग है? 123। दूसरी नंबर की इंडिया में अगर रैंकिंग की बात करें तो हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे, जो ऑप्शन में नहीं है। आईआईटी बॉम्बे, ये इसका रैंकिंग बात करें तो 129 हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे का 129 नंबर रैंकिंग, और इंडिया में सेकेंड नंबर पे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। 36वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो सबसे बढ़िया रहने योग्य शहर पूरे विश्व में ये जगह है कोपेनहेगन। कहां? कोपेनहेगन। इससे इंपोर्टेंट फैक्ट्स, इसकी राजधानी याद कर लीजिए। राजधानी हो जाएगी डेनमार्क। कहां हो जाएगी राजधानी? डेनमार्क। और सबसे लास्ट स्थान जिसने हासिल किया है उस देश का नाम याद रख लीजिए, सीरिया। क्या हो जाएगा? सीरिया। अब बात आता है कि ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स किस बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है? तो सबसे पहला आता है स्थिरता, फिर आता है शिक्षा, और फिर तीसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरीके कुछ मानकों के आधार पे ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहला जगह कौन सा हो जाएगा? कोपेनहेगन। लास्ट कौन सा होगा? सीरिया। अब 37वां प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है या कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो ये हुआ है स्थान 10वां स्थान हासिल हुआ है। कौन सा? 10वां स्थान हासिल हुआ है। अगर इसका एग्जैक्ट परसेंटेज पूछ लें तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 67.99% ये प्रदर्शन सूचकांक रहा है। ठीक है, सबसे पहला किसका स्थान रहा है? तो डेनमार्क का, उसके बाद से नीदरलैंड्स का। ठीक है, हालांकि 1 से लेकर के 3 रैंकिंग के बीच में किसी का स्थान नहीं रहा है, तो चौथा से काउंटिंग किया जाता है। तो चौथा में सबसे पहला नंबर बोले अगर तो हो जाएगा डेनमार्क, मतलब चौथे पोजीशन पे, और 5वें पे हो जाएगा नीदरलैंड्स। ठीक है, अब देखते हैं 38वां प्रश्न। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली, कौन सी मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो इस देश का नाम हो जाएगा चीन। चाइना ने मौन रडार प्रणाली विकसित कर ली है। 39वां नंबर देखते हैं प्रश्न। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहां किया गया? क्या है? उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहां किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में यह किया गया है कहां पे? यह किया गया है कुशीनगर में। अब इससे इंपोर्टेंट कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। सबसे पहला आ जाएगा इसरो, इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट याद कर लीजिएगा 15 अगस्त 1969। इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट कितना हो जाएगा? 15 अगस्त 1969 को इसरो को स्थापित किया गया। इसरो के जो जनक माने जाते हैं या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं वो होंगे डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई याद रखना है। इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के तौर पे जाना जाता है। इसरो के द्वारा सबसे पहला जो परीक्षण किया गया था वो था जो स्पेस में भेजा गया, उसका नाम याद रखना है रोहिणी। क्या नाम याद रखना है? रोहिणी। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे होगा? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा कर्नाटक में। कहां हो जाएगा? कर्नाटक में। अब देखते हैं 40वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्व एक्सरसाइज 3 2025 आयोजित किया गया? कौन सा एक्सरसाइज है?
कौन एक्सरसाइज 3 2025 ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है रोमानिया में। कहाँ पे? रोमानिया में। अब देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न, राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राज्य विधेयक, ये याद कर लेना है, राज्य विधेयक पर राज्यपालों की शक्तियां, और इसके वास्ते है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। दो पार्ट है इसका। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल की शक्ति के बारे में। तो राज्यपाल के पास 4 तरीके का शक्ति होता है। सबसे पहला होता है किसी भी बिल के संबंध में 4 तरीके का शक्ति। सबसे पहला, वो बिल को क्या कर सकता है? या तो रोक सकता है, दूसरा वो सहमति दे सकता है, तीसरा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, चौथा राष्ट्रपति के विचार के लिए उस बिल को सुरक्षित रख सकता है। लेकिन अंतिम जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि अनुच्छेद 201 के तहत अंतिम निर्णय किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 42 का। पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये पटना पायरेट्स के बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं। इनका नाम हो जाएगा प्रदीप नरवाल। क्या नाम होगा? प्रदीप नरवाल। अब देखते हैं 43वां नंबर प्रश्न, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? कौन ऐसे खिलाड़ी हैं भारत के जो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिए? इनका नाम हो जाएगा डी गुकेश। क्या नाम होगा? डी गुकेश। अब देखते हैं 44वां नंबर प्रश्न, 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? ये 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का बात किया जा रहा है। 2 देश मिलकर के आयोजित करेंगे। सबसे पहला हो जाएगा भारत और दूसरा देश हो जाएगा श्रीलंका। दूसरा कौन सा देश होगा? श्रीलंका। 49वें प्रश्न की बात करते हैं, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन यहां पे चुनना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। दूसरा स्टेटमेंट है, अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है हालांकि। अब देखते हैं इसका तीसरा स्टेटमेंट क्या है। 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल या फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस मतलब सेक्सेस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। चौथा स्टेटमेंट, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1990 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। यह प्रश्न 1 2 3 वाला नहीं है, 1 2 2 3 इस तरीके का प्रश्न नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ये गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। सबसे पहला है, कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं है जिसमें वक्फ को घोषित किया जा सके। तीसरा है, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। बिल्कुल डीएम साहब करेंगे। चौथा है, केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। हाँ, ये बदलाव किया गया है कि उसमें वक्फ बोर्ड में 2 महिला मेंबर होंगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या होगा? 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि यहां पे पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन सिर्फ 2 वाला है, बाकी स्टेटमेंट आपके सही है यहां। अब देखते हैं 47वां नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए क्या है? फिर उगना
के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये राइटर के बारे में पूछ रहा है। उस राइटर का नाम बताएं जिनका कविता संग्रह है फिर उगना, और उस कविता संग्रह के लिए एक पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो उसका नाम हो जाएगा पार्वती तिर्की। क्या नाम होगा? पार्वती तिर्की। ऑप्शन ए हो जाएगा। 48वां नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उस पोर्टल का क्या नाम हो जाएगा? उस पोर्टल का नाम हो जाएगा उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। क्या नाम होगा? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, याद रखना है। 49वां नंबर प्रश्न देखते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान, ये SC/ST के लिए है, विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। आंसर क्या होगा? IIT दिल्ली। इस सेट का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया कहां पे? नैरोबी में। कहां किया गया? नैरोबी में। इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के टोटल 50 प्रश्नों का विश्लेषण कर चुके हैं। धन्यवाद।